चलिए, तो अब हमने बोहर मॉडल पढ़ा। बोहर मॉडल में बोहर मॉडल और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा है। इसके बाद हम अगले मॉडल पर चलेंगे जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे हम डायरेक्ट जंप नहीं मार देंगे, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। उससे पहले हमें टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हाँ, लिमिटेशन अब आएंगे जब हम नया मॉडल पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बोहर की लिमिटेशन क्या है। टुवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे चलने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। दैट मीन्स साइंस में जो प्रोग्रेस हुई हैं उन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपका फिर फाइनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। लेकिन वे चीज़ें हैं क्या जिसकी वजह से बोहर का एटम आपका हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पहली इसमें चीज़ है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो देखिए, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन जैसे कि लाइट जो टॉर्च होती है वो फोटोन फायर करती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन फायर करती है। अगर आपने बड़े वाले टीवी देखे हो जो पहले आते थे, उनमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी। पिक्चर ट्यूब के सबसे पीछे एक छोटा सा एक फिलामेंट टाइप से लगा रहता था, वो इलेक्ट्रॉन गन होती थी। वो इलेक्ट्रॉन फायर करती थी। फिर इधर और इधर आपके मैग्नेटिक फील्ड लगे रहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी डायरेक्शन कंट्रोल करते थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके हिट होना है या यहाँ पे जाके हिट होना है। और वो इतनी तेजी से करते थे कि जब वो सामने हिट करती थी तो पर्दे पर एक स्क्रीन बन जाती थी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन सामने क्या हिट करेगी? इलेक्ट्रॉन हिट करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर आगे यहाँ पर एक स्क्रीन है और स्क्रीन में दो छोटी छोटी स्लिट्स हैं, जैसे कि यंग डबल स्लिट में था। यंग डबल स्लिट में बस हमने यहाँ पे एक लाइट सोर्स लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने लाइट सोर्स की बजाय हमने इलेक्ट्रॉन गन ली है जो इलेक्ट्रॉन फायर करती है। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना, हाइड्रोजन का एटम एक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। जब ये यहाँ से निकलते हैं तो फिर सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस एक्सपेरिमेंट से? ये स्लिट्स यूजुअली काफ़ी पास होती हैं, मैं थोड़ा और इन्हें पास बना देता हूँ। ये स्लिट्स आपकी ये काफ़ी इस तरीके से पास होती हैं। ये काफ़ी दूर इलेक्ट्रॉन गन रखी हुई है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, ये मान लो इस वाली स्लिट से निकला तो यहाँ पर आपकी ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ना, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अगर इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर हिट करेगा तो उस पर चमक पैदा होगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मान लो इस वाली स्लिट में से निकला तो यहाँ निकलने के बाद आपका ये यहाँ पर एक चमक पैदा करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाली इसमें से निकल गया तो यहाँ पे एक चमक पैदा करेगा। अब ये एक्सपेक्ट करते हो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल है, या तो वो इस वाले में से निकलेगा, इस वाले में से निकलेगा। ये निकलने के बाद फाइनली आपको दो ये पट्टियां दिखाई देनी चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो आपको मिला क्या? आपको ये नहीं मिला जैसा अभी हमने बनाया है। हमें इसमें एग्जैक्ट वही एक्सपेरिमेंट मिलता है जो कि हमें लाइट के साथ मिल रहा था। दैट मीन्स इसके बीच में हमें यहाँ पर एक ब्राइटनेस वाली पट्टी मिलती है, फिर यहाँ पर शेडो है, फिर हमें ब्राइटनेस वाली पट्टी मिलती है। इसी तरीके से वो इधर मिलती है, फिर यहाँ पर फिर शेडो है, फिर यहाँ पर फिर मिलती है। लेकिन जैसे जैसे दूर होती जाती हैं इनकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से शेडो है, फिर यहाँ पर ये है, फिर उसी तरीके से फिर ये कि आपको इधर मिल रही है,
ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, मैं और बना देता हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, फिर यहाँ पर शेडो है, फिर यहाँ पर शेडो है, फिर ब्राइटनेस है, सेम उसी ब्राइटनेस के लेवल की यहाँ पर है, फिर यहाँ पर शेडो है, फिर यहाँ पर शेडो है, फिर ब्राइटनेस है, फिर यहाँ पर ब्राइटनेस है, फिर यहाँ पर शेडो है, यहाँ पर शेडो है, फिर ब्राइटनेस है, फिर ब्राइटनेस है। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? लाइट कर रही थी। और लाइट से किस वजह से कर रही थी? क्योंकि लाइट वेव है और दो वेव जब चलती हैं तो इंटरफेरेंस करती हैं। इंटरफेरेंस करने की वजह से ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था लाइट के साथ। लेकिन सेम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, अगर हाई वेलोसिटी के साथ वे फायर किए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन साथ में, तो दो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेव जैसा बिहेवियर आ जाता है। अब वो बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है वो एक तरीके से अभी भी अननोन है आज की साइंस में, 2025 में भी, कि एग्जैक्टली किस टाइप की वेव है नहीं पता। लेकिन जब दो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पास पास में चलते हैं तो वे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दो वेव इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि दो चलती हुई वेव इंटरेक्ट करके इंटरफेरेंस करती हैं ऐसी दो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स भी चलते हुए इंटरफेरेंस करते हैं, और इंटरफेरेंस करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन ने ये रिजल्ट यहाँ पे दिया है। तो इस रिजल्ट से क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास वेव करैक्टर भी है? क्योंकि वो पार्टिकल तो है ही है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो एक वेव भी है। और इसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अभी तक हमने पढ़ा था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है, जो मैंने लिखाया था। अब यहाँ पर हो रहा है कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। जो लाइट थी, लाइट आपकी वेव थी, फिर हमने प्रूव किया कि वो तो पार्टिकल भी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वे पार्टिकल हैं, हमें अच्छे से पता है कि वे पार्टिकल हैं, लेकिन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके वेव भी हो जाते हैं। तो ये आपका होता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और ये बहुत बड़ी चीज है जिससे कि बोर के मॉडल में फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, ये बनाइए। चलिए इसके बारे में थोड़ा और लिखते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें लिखिए, इनिशियली इट वाज फाउंड आउट दैट initially it was found out that only light has dual nature. Only light has dual nature. ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? वेव एज वेल एज पार्टिकल बिहेवियर। तो ब्रैकेट में लिखिए वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल, ब्रैकेट क्लोज। बट इन 1924 De Broglie says that matter also exhibit
मैटर ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, मैटर ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। फुल स्टॉप। This means that as a photon has momentum, ब्रैकेट में लिखिए पार्टिकल नेचर, ब्रैकेट क्लोज, as well as the wavelength, ब्रैकेट में लिखिए वेव नेचर, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, a moving microscopic particle also have momentum as well as wavelength, ठीक है। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट 1924 में डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को लेकर किया, तो फिर साइंटिस्ट लोगों को लगा कि केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो ये काम कर पा रहा है। उसके कुछ साल बाद ये प्रोटॉन को लेकर किया गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स है। जब ये प्रोटॉन पर किया गया तो तब भी रिजल्ट आपके सेम आए। बस इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई भारी पार्टिकल लेते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना लिया, तब ये जो ब्राइटनेस के लेवल हैं ये थोड़े से फजी होने लगते हैं। फजी का मतलब समझ रहे हो? आपने वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा चलते हुए? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जब क्लियर इमेज आ रही है तो ठीक है, लेकिन कई बार जब थोड़ा सा एंटीना इधर उधर घुमा दो तो ये झिलमिल सी आने लगती है। झिलमिल सी, थोड़ी सी अगर झिलमिल आ रही है तभी भी आपको फेस वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी कम हो गई। थोड़ा सा और सिग्नल खराब हो जाए तो और झिलमिल आने लगेगी। आपको दिख रहा है कि हाँ ये कोई आदमी का चेहरा है, लेकिन और फजीनेस आ रही है ना। और थोड़ा सा सिग्नल खराब हो जाए तो और झिलमिल आने लगी। आपको लग रहा है कि हाँ कोई गाय जैसा दिख रहा है या कार है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो फिर आप अज्यूम करोगे कि हाँ कुछ तो है, लेकिन वे उतनी ही क्लियरिटी कम होती जा रही है। यहाँ पर अभी आपको ये एग्जैक्ट आपको स्लिट दिख रही है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह क्या लेता हूँ, मैं इसकी जगह प्रोटॉन लेता हूँ, तब ये स्लिट्स की जो क्लियरिटी है, अब क्लियरिटी कम सी होती जा रही है, अब क्लियरिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लेते हो तो क्लियरिटी कम हो जाएगी, है ना। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेरिमेंट है प्रोटॉन पर किया गया। यही एक्सपेरिमेंट फिर जो है 1994 में आयोडीन के मॉलिक्यूल पर किया गया। I2 का मॉलिक्यूल, आयोडीन का जो एक मॉलिक्यूल है I2 का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से लगभग 50,000 गुना भारी है। प्रोटॉन कितना भारी था? लगभग 1837। एक यही एक्सपेरिमेंट जब किया गया I2 के मॉलिक्यूल पर, तो I2 का एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से 50,000 गुना भारी है, तब ये एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा फजी हो जाता है। दैट मीन्स इतना कि क्लियरिटी इसमें आपकी कम आने लगती है। अब आपको जो यहाँ पे पट्टियाँ बन रही हैं तो और आपको अनक्लियर सी दिख रही हैं, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट फिर जो है और रिसेंट में किया गया है, 1999 में किया गया है, समझ रहे हो। अब से रिसेंट तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, 1999 तक किया गया है C60 के मॉलिक्यूल पर। C60 जानते हो, बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसमें एक फुटबॉल जैसा एक, जिसमें कार्बन जोड़े होते हैं, 60 कार्बन जोड़े होते हैं, उस पर ही जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब भी ये रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट और ज्यादा क्या हो गए, आपके फेंट आउट हो गए। दैट मीन्स इसमें क्लियरिटी और कम हो गई, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट होता है। बस आप यहाँ पर क्या है कि आप जितना भारी पार्टिकल लोगे उसका जो वेव वाला बिहेवियर है उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। आप जितना छोटा पार्टिकल लोगे उसका जो वेव वाला बिहेवियर है उतना ही स्ट्रॉन्ग अपना काम करेगा, ठीक है। तो अगर किसी क्रिकेट की बॉल को बहुत हाई स्पीड के साथ फेंका जाए तो दो क्रिकेट की चलती हुई बॉल बिना टकराए भी क्या एक दूसरे का पाथ बदल सकती हैं? टेक्निकली यस। दो क्रिकेट की बॉल अगर आपने ऐसे फेंकी तो उनके साथ कुछ ना कुछ वेव होगी, वे एक दूसरे का पाथ बदल सकती हैं, लेकिन एक क्रिकेट की बॉल इलेक्ट्रॉन से कितने करोड़ों अरबों गुना भारी हो जाएगी।
तो सोच रहे हो कि उसका वेव करैक्टर कितना वीक हो जाएगा। तो हाइपोथेटिकली जब हम क्रिकेट की दो बॉल को अगर पैरेलली फेंको तो आपको कुछ भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका वेव करैक्टर इतना वीक हो चुका है। यही चीज आप अगर इलेक्ट्रॉन के साथ करो तो वे आपस में इंटरेक्ट करके पाथ बदल लेंगे। तो ये है वेव करैक्टर। ये प्रूव करता है कि कोई भी जो मैटर है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। ठीक है, इसमें इतना ही, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये अपने आप में बहुत डेप्थ में है। इसमें हर साइंटिस्ट को अपने इसकी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो इतना ही जानेंगे। अब चलिए हेडिंग डालिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ, जैसा फोटोन था, फोटोन की तो अपनी वेवलेंथ थी क्योंकि वो तो वेव था। यहाँ पर तो पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल अब जब आप किसी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव जुड़ जाती है, और वेव जुड़ रही है तो फिर वेव की वेवलेंथ होगी। तो अब यहाँ पर यह है कि वो वेवलेंथ कितनी होती है। तो लिखिए इसमें, डी ब्रोगली गिव्स फॉलोइंग रिलेशनशिप डी ब्रोगली गिव्स फॉलोइंग रिलेशनशिप between wavelength lambda and momentum p for a particle having mass m and velocity v ठीक है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ बोली है यहाँ पर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी है, और यहीं पर अगर एच अपॉन पी आपका होता है एम वी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला उसने दिया है कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट हो जाती है उस वेव की वेवलेंथ इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर कुछ और वेरिएशन है। यहाँ पर है, एक तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये वेवलेंथ के लिए। अब आगे चलिए, इफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन। अगर उसने डायरेक्ट h तो यहाँ पे कांस्टेंट, अगर उसने मोमेंटम दे दिया तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, अगर उसने मास और वेलोसिटी दे दिया तो इस फॉर्मूले को लगाओगे। लेकिन वो कई बार आपको मास देगा और काइनेटिक एनर्जी देगा, अब बाद में लिखना। यहाँ देखो, ये फॉर्मूला आप कब h तो कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब उसने डायरेक्ट मोमेंटम दे दिया। बहुत आसान, ये निकालना है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू रख दी। जब उसने मास दे दिया पार्टिकल का और वेलोसिटी दे दी तो दो गुणा भाग करनी पड़ेंगी। तीसरा, वो पार्टिकल का मास देगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी देगा, तब कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पार्टिकल के लिए 1/2 mv² होगी। यहाँ से आपका 2ke/m ये आपका v² बन जाएगा। तो v आपका क्या बन जाएगा, अंडर के अंदर 2ke/m। तो आप यहाँ से क्या करोगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो m तो ये होगा ही पहले, और v की जगह आप इसे प्लेस करोगे तो 2ke/m। जब आप m को अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे तो m² बन जाएगा ऊपर, और नीचे m से वो m² का एक m कट जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2mke। तो एक तीसरा फॉर्मूला, जब वो आपको मास और काइनेटिक एनर्जी देगा। ठीक, अभी बाद में लिखना। अगला, आपको वो कई बार ऐसा दे सकता है ना, आपको वो कई बार ऐसा दे सकता है कि आपका एक क्यू चार्ज का एक पार्टिकल है और v वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। क्यू चार्ज का पार्टिकल है, मान लो इस पर क्यू प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका इधर की साइड में आपका मूव करेगा। अगर मैं एक पार्टिकल जिस पर चार्ज है Q, उसको V वोल्ट के पोटेंशियल में रखता हूं तो वो
राइट वाली प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा, मैं इसको पकड़े रहूंगा तो उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और छोड़ दूं तो काइनेटिक एनर्जी है। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, जो काइनेटिक, ये अगर v वोल्ट की है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और जो कितनी हो जाएगी, q इंटू वी से आपकी आती है। ये v कैपिटल है, ये v वोल्ट है, और ये v वेलोसिटी है, इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसका हेडिंग, इफ ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q, if a particle having charge q is accelerated by potential of v वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m, जहां पर ke लिखा हुआ है उसके जगह हम क्या लग देंगे, q इंटू वी, ये v कैपिटल है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जब भी वो पूछेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक जब उसने काइनेटिक एनर्जी दी हो तब ये बन जाएगा।